एपिसोड नंबर 11 टू 20। आवाज सुनकर कुछ ही देर में सभी बाहर आ गए। ये देखकर कि हर कोई तैयार था, दीनानाथ ने सभी प्रतिभागियों को दूसरे दौर के लिए महल में ले आया। दूसरा दौर भी बहुत सरल है। आप सभी को 5 मिनट के लिए 2 क्षेत्रों में रहना होगा। दीनानाथ ने सभी को बड़े महल के अंदर ले जाने के बाद कहा। महल बहुत बड़ा था क्योंकि महल एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। पहले इस हॉल में 3 दरवाजे थे, एक सामने, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। सबसे पहले दीनानाथ ने सभी को दाईं ओर के दरवाजे की ओर ले गया। सभी के अंदर आते ही भीषण गर्मी ने सभी के चेहरों पर आग लगा दी। कमरे के बीच में लावा का एक कुंड था। आपको बस 5 मिनट के लिए लावा के उस पूल के अंदर रहना है, दीनानाथ ने सभी कहा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि परीक्षण के बारे में सुनकर सभी प्रतिभागियों के चेहरे सफ़ेद हो गए थे। लेकिन चिंता मत करो, लावा का वह पूल असली लावा नहीं है, ये सिर्फ फायर एलिमेंट ऊर्जा असली लावा की उपस्थिति में बदल गया है। लेकिन लावा के इस पूल में प्रवेश करने के बाद आपको जो दर्द होगा वह असली लावा जैसा ही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप सब मरेंगे नहीं बल्कि अपनी त्वचा, हड्डी और अंगों के जलने का दर्द सहेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट है, इतना कठिन नहीं है ना? दीनानाथ ने कहा सभी से। हर कोई इस आदमी को ये सुनकर पीटना चाहता था, इतना मुश्किल नहीं है ना? दीनानाथ मुस्कुराए, सबके हाव भाव देखकर बोले, दूसरा दौर अब शुरू होता है। पूल में प्रवेश करते ही आपका 5 मिनट शुरू हो जाएगा। सभी को 10 मिनट में पूल में प्रवेश करना होगा, तब तक आप अपना मीठा समय का आनंद ले। कोई हिलता डुलता नहीं, क्योंकि वे पहले किसी और को जाते देखना चाहते थे। पहला या आखिरी अनुभव वही होगा, और यही सोचकर वैभव लावा के कुंड में कूद गया। सिर हिलाते हुए दीनानाथ की आंखें चमक उठीं। इस प्रकार का संकल्प बहुत लोगों में नहीं पाया जाता है। उद्धरण। लावा के कुंड में कूदने के बाद वैभव को पहले 1 सेकंड के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर नर्क आ गया। वैभव दर्द से चिल्लाया और चिल्लाने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही वैभव को याद आया कि उसके पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था, तो वैभव ने चिल्लाना बंद कर दिया और अपने दांत पीस लिए। दर्द वैभव के शरीर के अंदर भी फैल रहा था क्योंकि वैभव के अंग को दर्द महसूस होने लगा था, जो किसी को पागल कर सकता था। लेकिन वैभव अपने संकल्प को दृढ़ किया और अपने दिमाग को मजबूत किया क्योंकि वैभव इस पूरी परीक्षा को सहन किया। ये कुछ भी नहीं है, भविष्य में वैभव को जो कुछ भी सहना होगा वह इससे ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक ईश्वरीय पहला कदम है। उद्धरण चिन्ह। अजीब तरह से वैभव को दर्द कम होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था, लेकिन दर्द के प्रति उसकी सहनशीलता बस एक पायदान ऊपर चली गई है। वैभव भी अपने शरीर को मजबूत महसूस कर सकता था। रुको, क्या यह मौलिक ऊर्जा का उपयोग करके मेरे शरीर को परिष्कृत करने के तरीकों में से एक हो सकता है? पूल में क्या हो रहा था, ये देखकर दीनानाथ ने सिर हिलाया। ये लड़का अच्छा है। उद्धरण। जैसे ही वैभव पूल से बाहर आया 5 मिनट बीत गए थे। उसके बाद प्रतिभागियों ने पूल में कूदना शुरू कर दिया। कुछ लोग पूल में 1 मिनट तक रहने के बाद बेहोश हो गए और कुछ लोग पूल से बाहर आने के बाद बेहोश हो गए। 7 मिनट के बाद समर्थ ने वैभव से कहा, भाई कैसा लगा? वैभव गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह सबसे दर्दनाक चीज़ थी जिसे मैंने अनुभव किया था, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं और दर्द के आगे झुकते नहीं हैं, तब तक आप सफल होंगे। मुझे लगता है कि यह पूल फायर एलिमेंट ऊर्जा से संघनित लावा इतना सरल नहीं है। बस दर्द के आगे न झुकें और अपने दिमाग को दृढ़ रखें और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। वैभव की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए समर्थ ने अपने दांत पीस लिए और पूल में कूद गया। जैसे ही उसने गोता लगाया, वह चिल्लाने लगा। अच्छी तरह से चिल्लाने से दर्द कम हो सकता है, क्योंकि यह एक अच्छे आउटलेट के रूप में कार्य करता है। कई प्रतिभागी पूल से बाहर आने से पहले 5 मिनट तक चिल्लाते रहे। चीखते चिल्लाते समर्थ ने भी वही तरीका अपनाया। समर्थ ने 3 मिनट के बाद चिल्लाना बंद कर दिया क्योंकि समर्थ धीरे धीरे अपना होश खो रहा था और वैभव ऐसा नहीं होने देना चाहता था। समर्थ, हम एक साथ प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं।
अगर आप हार गए तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस दौर को पार करें। वैभव ने चिल्लाते हुए कहा, समर्थ से मन को स्थिर रखना और दर्द के आगे नहीं झुकना होगा। मैं वैभव के साथ आया हूं और मैं अकेला नहीं लौटूंगा, निश्चित रूप से नहीं। समर्थ ने मन ही मन सोचा। समर्थ ने बेहोश होने से अपने आप को रोका और अपने दांत पीस लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे इस परीक्षण में दर्द सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। 5 मिनट बीत गए जब समर्थ रोने से भी बदतर मुस्कान के साथ बाहर आया। वैभव ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर अपने हाथ धीरे से थपथपाया और कहा, तुम वहां जाओ, और यह वास्तव में कठिन नहीं था। वैभव की बात सुनकर दीनानाथ ने हंस पड़े। हाँ, ये वास्तव में इतना कठिन नहीं है, आपको बस पर्याप्त संकल्प और दर्द को सहन करने की आवश्यकता है। आखिरकार मौलिक योद्धा के मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि आप इसे सहन भी नहीं कर सकते हैं तो आपको 100% भविष्य में प्रशिक्षण के दौरान मौत का सामना करना पड़ सकता है। दीनानाथ ने कहा। उन शब्दों को सुनकर हर कोई सिर हिलाया। 50 लोगों में से सिर्फ 23 ही इस दौर से गुजरे, आधे से ज्यादा ऐसे ही बाहर हो गए। सभी को तैयार देखकर दीनानाथ ने कहा, अब चलो तीसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। प्रतिभागियों में से एक ने हाथ उठाया और बोला, क्या हमें इस बार आराम करने के लिए कुछ समय नहीं दिया जाएगा? उन शब्दों को सुनकर हर कोई सिर हिलाया। 50 लोगों में से सिर्फ 23 ही इस दौर से गुजरे, आधे से ज्यादा ऐसे ही बाहर हो गए। सभी को तैयार देखकर दीनानाथ ने कहा, अब चलो तीसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। प्रतिभागियों में से एक ने हाथ उठाया और बोला, क्या हमें इस बार आराम करने के लिए कुछ समय नहीं दिया जाएगा? नहीं, दूसरा जोन तीसरे दौर का हिस्सा है, आराम नहीं। ये कहते हुए वह सभी को महल के हॉल के बाईं ओर के दरवाजे पर ले गया। दूसरे दरवाजे में प्रवेश करते ही सभी चौंक गए, और सचमुच चौंक गए थे। कमरे पूरे बिजली से भरी हुई थी और कभी कभी बिजली से चिंगारी भी निकल रही थी। जगह से बिजली की चिंगारी कभी कभी सभी के पास आ जाती थी, जिससे सभी को हल्का झटका लगता है। ये जगह बिजली की मौलिक ऊर्जाओं से भरी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंच के बीच में बहुत अधिक भयंकर लाइटनिंग है, और जब आप वहां खड़े होंगे तो यह और भी भयंकर हो जाएगा। इस प्रशिक्षण को पार करने के लिए आप सभी को उस पर खड़ा होना होगा 5 मिनट के लिए। मंच में पिछले दौर की तरह ही सरल है, दीनानाथ ने सभी कहा। सबका एक ही विचार था, वह आदमी पागल गया है इसीलिए कह रहा है कि पहले की तरह आसान है। उद्धरण, ठीक है, फायर जोन की तरह आप सभी को 5 मिनट उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रुकना है। समय शुरू होता है अभी। जैसे ही दीनानाथ ने बोलना समाप्त किया, वैभव ने कमरे के बीचों बीच बने मंच की ओर लपका। जैसे ही वैभव मंच पर कदम रखा, वैभव की सिर पर बादल छाने लगे और 1 सेकंड के बाद लाइटनिंग ने वैभव को चाबुक की तरह मारना शुरू कर दिया। एक पल का भी ब्रेक न लेने के कारण लाइटनिंग चाबुक ने वैभव को लगातार मारा। कुछ समय के बाद वैभव अपने शरीर को हिलाने की भी क्षमता नहीं थी, क्योंकि पिछले दौर में जितना वैभव महसूस किया उससे भी अधिक तीव्र दर्द ने वैभव पर हमला किया। ये और भी भयानक लगा, क्योंकि वैभव अपने शरीर को हिलाने में भी असमर्थ था। सुन्नता और तीव्र दर्द ने वैभव की शरीर को अंदर बाहर से झकझोर कर रख दिया था। अगर इसे किसी प्रकार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, जैसे कि यह वास्तविक लाइटनिंग थी, तो वैभव पहले ही ऐश में बदल चुका होता। लेकिन जब तक वैभव संकल्प से अटल रहा, तब तक वैभव का धीरज भी बढ़ता रहा, जिससे वैभव इस नारकीय स्थिति से उबर सकेगा, जहां आप लगातार सुई चुभने वाले दर्द को झेलते हुए अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद बादल छंटते ही लाइटनिंग की हमले बंद हो गई। फिर भी वैभव को लगा जैसे वह 5 मिनट नहीं बल्कि 5 दिन अंदर रहा। वैभव ऐसा महसूस हुआ। वैभव ने अपने शरीर के अंदर तीव्र दर्द महसूस करते हुए उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर लकवा मार गया हो। इस लाइटनिंग के बोल्ट ने शरीर के अंदर और अधिक दर्द को बाहर कर दिया, जबकि बाहरी शरीर को लकवा मार गया। ये लावा पूल में रहने से 100% खराब अनुभव था। भले ही लाइटनिंग ने वैभव को मारना बंद कर दिया, लेकिन वैभव की शरीर के लकवाग्रस्त होने के कारण वैभव थोड़ा हिल भी नहीं सका।
इस समय दीनानाथ ने अपना हाथ वैभव की ओर लहराया और कुछ जादुई हुआ। वैभव को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर एक सेकंड के लिए अनगिनत चींटी रेंगने लगे हो। फिर सब कुछ गायब हो गया, सुन्नपन गायब हो गया, लकवा गायब हो गया और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर जो तीव्र दर्द महसूस हो रहा था वह भी गायब हो गया। वैभव वापस उस ओर भागा जहां हर कोई खड़ा था। जैसा कि दीनानाथ ने कहा, जब तक आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं तब तक मैं सभी के शरीर को तीव्र दर्द से छुटकारा दिलाऊंगा। यदि आप असफल होते हैं तो आपको ले जाया जाएगा और सामान्य तरीके से आपकी देखभाल की जाएगी। आपके शरीर से दर्द से छुटकारा पाने में कुछ दिन लगेंगे। जल्द ही प्रतिभागियों ने एक एक करके लाइटनिंग प्लेटफॉर्म में प्रवेश करना शुरू कर दिया। वैभव के बाद उस वक्त 2 लोग गए जहां दोनों फेल हुए। वे क्रमशः 3 और 4 मिनट तक चले। इस टेस्ट में कोई चीख भी नहीं सकते क्योंकि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता था। प्रतिभागियों के पास केवल 5 मिनट बचे थे, इसलिए समर्थ सहित शेष 17 प्रतिभागी मंच पर पहुंचे। ये निश्चित रूप से 100 से अधिक लोगों को पकड़ने के लिए काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनके सिर पर उनके संबंधित बिजली के बादलों से गोलीबारी की कोई चिंता नहीं थी। 3 मिनट बीत गए और 11 प्रतिभागी बेहोश हो गए और दीनानाथ के द्वारा टेलीकिनेसिस के माध्यम से ले जाया गया। समर्थ समेत 7 प्रतिभागी प्लेटफॉर्म पर रह गए थे। समर्थ को ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही कभी भी बेहोश हो जाएगा, लेकिन इस बार वैभव कुछ नहीं कहा। इसका कारण ये था कि उसकी आंखों में देखकर वैभव को लग रहा था कि वह पहले से ही अपनी सीमा से परे है, लेकिन वह अभी भी इस नर्क के माध्यम से इस परीक्षा को पास करने के लिए जोर दे रहा था और सहन कर रहा था। समय बीतता गया। 30 सेकंड के बाद शेष प्रतिभागियों में से एक बेहोश हो गया, जो उसे दीनानाथ द्वारा ले जाया गया। क्या यह मेरी कल्पना है या कुछ और? प्रतिभागियों को देख रहे दीनानाथ ने अचानक सोचा। दीनानाथ ने संदेह को दूर करने के लिए वह मंच के ऊपर से उड़ गया और जैसे ही उसने प्रतिभागियों में से एक को नीचे देखा, उसका शरीर कांपने लगा। बिल्कुल नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि हमें कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। दीनानाथ के चेहरे बेहद उत्साह और खुशी से भरी थी। बिल्कुल नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि हमें कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। दीनानाथ के चेहरे बेहद उत्साह और खुशी से भरी थी। इस समय वैभव ने भी मंच पर कुछ देखा। समर्थ की आंखों का रंग बदलने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसे चांदी की रंगत मिलती रही। कुछ ही सेकंड के बाद उसकी आंखें चांदी की तरह हो गईं क्योंकि लाइटिंग बोल्ट अब समर्थ को नहीं मार सकते थे। वैभव स्पष्ट रूप से देखा कि एक लाइटनिंग का बोल्ट जो समर्थ को मारने वाला था, उसे किसी तरह नहीं मारा क्योंकि यह उसके दाहिने तरफ उतरा, लेकिन दीनानाथ के कार्यों से वैभव महसूस कर सकता था कि यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात थी। और केवल एक अच्छी चीज़ थी जिसके बारे में वैभव अभी सोच सकता था, और वह थी समर्थ, किसी तरह भाग्य के मोड़ या ईश्वरीय हस्तक्षेप या जो भी हो। समर्थ किसी तरह आत्मीयता जागा सका। इसका मतलब है कि उसने किसी तरह का एक तत्व के साथ आत्मीयता प्राप्त की, हालांकि उसकी आंखों में चांदी के रंग से वैभव को नहीं पता कि वह तत्व क्या है। उसके बाद जो अंतिम प्रतिभागी फेल हो गया, समर्थ सहित शेष 5 प्रतिभागियों ने लाइटनिंग का स्वाद चखा, लेकिन उतरते ही समर्थ की आंख अचानक बंद हो गई। इस दृश्य को देखकर दीनानाथ ने समर्थ को छोड़कर सभी को मंच से दूर भेज दिया क्योंकि वह समर्थ को गौर से देख रहा था। समर्थ ने आंखें खोलने से पहले 10 मिनट तक आंखें बंद रखीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में चांदी का रंग नहीं था। दीनानाथ समर्थ के पास चले गए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो बालक, तुमने अभी अभी जैकपॉट मारा है। समर्थ को पता नहीं था कि क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने जैकपॉट कैसे मारा? ऐसा लगता है कि समर्थ को अपने ही कर्तव्य के बारे में पता नहीं था और पिछले 15 मिनट में क्या हुआ था। श्रीमान दीनानाथ, क्या आप जानते हैं कि समर्थ किस तत्व को जगाया है? मुझे नहीं पता कि चांदी का रंग क्या दर्शाता है, वैभव ने दीनानाथ से पूछा। उनकी बात सुनकर समर्थ पहले तो भ्रमित हुआ और फिर चौंक गया। रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने एक तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है? तुम मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम आपके टांग नहीं खींच रहे हैं,
आपने वास्तव में एक तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है और जो तत्व आपने जगाया है वह इतना दुर्लभ है कि थंडर फायर वैली में उस तत्व का एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है। जल्दी करो और हमें बताओ कि वह ईश्वरीय तत्व क्या है। उद्धरण। दीनानाथ हंसे और सभी की निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए समर्थ से कहा, चलो समर्थ, मैं तुम्हें थंडर फायर वैली के मुख्यालय में छोड़ दूंगा। उसके बाद उसने बस समर्थ का कंधा पकड़ा और कमरे की खिड़की से महल के बाहर उड़ गया। सभी देख सकते हैं कि आप अपनी अभिव्यक्ति से जल्दी में हैं, लेकिन कम से कम दरवाजे का उपयोग करें। हर प्रतिभागी यही सोच रहा था। वैभव भी दीनानाथ की ऐसी हरकत को देखकर अचंभे में था। उसने हमें ये भी नहीं बताया कि चांदी के रंग का एलिमेंट क्या था। लानत है, लेकिन इसके अलावा मैं वास्तव में समर्थ के लिए खुश हूँ। हो सकता है कि मैं उस तरह के एलिमेंट को भी जगा सकूं अगर मैं लावा पूल और थंडर प्लेटफॉर्म जैसे कुछ और नरक से गुजरता हूं। मैं समर्थ जैसे एलिमेंट को जगाने के बारे में कल्पना ही कर सकता हूं, वैभव ने मन ही मन सोचा। प्रतिभागियों में से एक ने पूछा, क्या किसी को पता है कि चांदी का रंग क्या दर्शाता है? वैभव चांदी के रंग वाले तत्व के बारे में कभी नहीं सुना था। वैभव भी टावर में मायरॉन के रिकॉर्ड पढ़े थे, लेकिन सिल्वर कलर एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन वैभव जानता था कि उस दीनानाथ को जरूर इसके बारे में पता होगा और वह निश्चित रूप से उस एलिमेंट के बारे में जानता है। प्रतिभागियों ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया, जबकि वैभव वहीं खड़ा था। शायद उन्होंने वैभव से पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वैभव उनसे छोटा था। जो भी हो। इसमें से 10 मिनट बीत गए जब सभी अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी, जहां कमरे का दरवाजा था। सभी ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखकर सोचा, तो आप इस बार दरवाजे से वापस आए। ठीक है, आप 5 ने तीसरा दौर का पहला हिस्सा पास कर लिया है और अब आधिकारिक तौर पर थंडर फायर वैली के शिष्य हैं। लेकिन हमें अभी भी आपका आकलन करने के लिए तीसरे दौर का दूसरा हिस्सा को संचालन करने की आवश्यकता है, जो तब तय करेगा कि आपको काम पर कहाँ भेजा जाएगा और आपके पास कितने संसाधन होंगे। दीनानाथ ने कहा। सभी को सिर हिलाते हुए देखकर दीनानाथ सभी को कमरे से बाहर ले गया और उस दरवाजे में प्रवेश किया जो पैलेस हॉल के उत्तर में था, जिसे सभी ने महल में प्रवेश करने के ठीक बाद देखा था। वैभव समर्थ के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वैभव अपने धैर्य को काबू में रखा और पूछने से पहले तीसरा दौर का दूसरा राउंड खत्म करने का फैसला किया। जल्द ही सभी तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार इसमें कुछ खास नहीं था। ये कमरा महल से बाहर ले गया क्योंकि वहां एक झरना, एक तालाब और हरियाली थी। सभी के प्रवेश करने के बाद दीनानाथ ने कहा, ये दौर पिछले वाले से भी अधिक सरल है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके उस तालाब के अंदर बैठना है। कोई समय सीमा नहीं है। जब आप अंदर नहीं रह सकते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। बस आप जितनी देर तालाब में रहेंगे, आपको उतने ही अधिक पुरस्कार मिलेंगे, काम करने का बेहतर स्थान और बेहतर संसाधन। विवरण सुनकर सभी लोग तालाब के पास पहुंचे और उसमें बैठ गए, और बैठने के बाद भी तालाब का जल स्तर सभी के गले तक ही पहुंचा। सभी को तालाब के अंदर बैठे देखकर दीनानाथ ने कहा, एक बार फिर, यदि आप और अधिक नहीं रह सकते हैं, तो आप बाहर आ सकते हैं। इस तालाब में आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जब आप मौत के करीब पहुंचते हैं तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा। सभी को तालाब के अंदर बैठे देखकर दीनानाथ ने कहा, एक बार फिर, यदि आप और अधिक नहीं रह सकते हैं, तो आप बाहर आ सकते हैं। इस तालाब में आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जब आप मौत के करीब पहुंचते हैं तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा। दीनानाथ की अंतिम बात सुनकर प्रतिभागियों के चेहरे पर पसीना आने लगा, जैसा उन्होंने सोचा, मृत्यु के करीब। आपका कहना है कि हम इस सामान्य दिखने वाले तालाब में मर भी सकते हैं। उद्धरण। वैभव भी उस बात को सुनकर हैरान था और मन ही मन कहा, पिछले दौर में जिसमें एक खतरनाक दिखने वाला लावा पूल और लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, दीनानाथ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनमें मरने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस सामान्य दिखने वाले तालाब में मर भी सकते हैं। फिर वैभव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों के बाद वैभव बेतरतीब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जब वैभव को एहसास हुआ कि पानी ठंडा हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरी तरफ थंडर फायर वैली हेडक्वार्टर में समर्थ एक बहुत ही भव्य हॉल में अकेला बैठा था, जिसमें हॉल के इंटीरियर में लाल, नीले और सुनहरे रंग के डिजाइनों के मिश्रण के साथ खुदा हुआ पैटर्न था।
उसे देखने वाला हर कोई कह सकता था कि वह घबराहट और उत्तेजना का एक बंडल था। अचानक हवाएं चलने लगीं और 60 के दशक में एक आदमी दिखाई दिया, जिसने एक सुनहरा वस्त्र पहना था जो लाल और नीले रंग था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि उसके असर से उसकी वृद्ध उपस्थिति के बावजूद तेज था। वह समर्थ के सामने आया और बोला, छोटा लड़का, घबराओ मत, तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है क्योंकि भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया है। किसी को सामने देखकर समर्थ चौंक गया और डर भी गया क्योंकि इस व्यक्ति की आभा बहुत शक्तिशाली थी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत छोटा लड़का, मेरा नाम अनूक है और मैं तुम्हारा मालिक बनने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे कई सवाल हैं, लेकिन पहले मुझे सुन लो। पहली बात आपके नए जीवन के बारे में है। आप थंडरफायर वैली के पवित्र पुत्र बनने जा रहे हैं और भविष्य में वैली मास्टर के रूप में मेरा पद भी प्राप्त करेंगे। समर्थ स्तब्ध था, ऐसा लगता है जैसे उसकी ठुड्डी जमीन से टकराते ही उसके सिर में बम फट गया हो। वैली मास्टर अनूक ने कहना जारी रखा, दूसरी बात यह है कि जिस तत्व को आपने जगाया वह कोई और नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष तत्व है। कम से कम मेरे जीवन के वर्षों के अनुभव में मैंने इस तत्व के साथ एक व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड हैं कि अंतरिक्ष तत्व को बाहर रखा गया है। एक व्यक्ति की आंखों में फीकी चांदी की रोशनी देखा था जब मैं स्काईलार्क मंडप के मंडप मास्टर से यह एक और एकमात्र अंतरिक्ष मौलिक मछली उधार लेने गया था। यहाँ तक बोलते हुए वैली मास्टर ने समर्थ का कंधा पकड़ लिया क्योंकि वे दोनों बड़े महल से बाहर निकले और एक तालाब की ओर दिखाई दिए। उसने अपना हाथ लहराया और एक चांदी के रंग की मछली दिखाई दी जिसे उसने तालाब में फेंक दिया। अब जाओ, तालाब के अंदर खड़े हो जाओ, वैली मास्टर ने समर्थ से कहा। तालाब की ओर चलते हुए समर्थ ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने तालाब में पैर रखा, चांदी की मछली दौड़ती हुई उसकी ओर आई और चमकने लगी। ये रुकने से पहले 30 सेकंड तक चमकता रहा। परिणाम देखकर वैली मास्टर उत्साहित हो गए, ये लगभग उच्च ग्रेड तक पहुंच गया है। वैली मास्टर ने बुदबुदाया और मन ही मन हंसा, हा हा हा। समर्थ तब बाहर आया जब वैली मास्टर ने मछली को पुनः प्राप्त किया। वैली मास्टर, क्या किसी एलिमेंट के एफिनिटी ग्रेड को बढ़ाना संभव है? समर्थ ने पूछा। वैली मास्टर के चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी और उन्होंने सिर हिलाया। एलिमेंट के आत्मीयता ग्रेड को बढ़ाना वास्तव में संभव है। मैं देखता हूँ। वैसे वैली मास्टर, समर्थ की हिचकिचाहट देखकर वैली मास्टर ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आप अपनी इच्छाएं बता सकते हैं। आखिरकार हम कल समारोह के बाद एक आधिकारिक रूप से गुरु और शिष्य होंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ मेरा एक दोस्त है जो मेरे भाई की तरह है। उसके पास एक मौलिक आत्मीयता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि एक एफिनिटी गोली एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मीयता को जगा सकती है। फिर समर्थ चुप हो गया। तो आप अपने दोस्त के लिए एफिनिटी पिल मांगना चाहते हैं? समर्थ को अपना सिर हिलाते हुए वैली मास्टर ने आह भरी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एफिनिटी पिल नहीं देना चाहता, लेकिन हम इसे अब और नहीं बना सकते हैं। थंडर एंड फायर के स्रोत पिछले वैली मास्टर के बाद से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। 300 साल पहले बहुत सारी गोलियां बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। इस प्रकार स्रोत कमज़ोर हो गया और अब हमें एफिनिटी गोलियों का एक और बैच बनाने से पहले 200 साल और इंतजार करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ। समर्थ उदास था क्योंकि वह वैभव की बहुत मदद करना चाहता था। उनकी अभिव्यक्ति को देखकर वैली मास्टर बोले, मुझे पता है कि वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन आप और वह अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं। सामान्य मौलिक योद्धाओं का केवल 100-150 साल का जीवन काल होता है, जबकि मौलिक जादूगर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि निश्चित रूप से सभी मौलिक योद्धा अपने मानसिक दायरे को नहीं खोल सकते हैं, इसलिए वे केवल 100 वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं। इस सच्चाई को सुनकर समर्थ और भी दुखी हुआ और बड़बड़ाया, वह मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है और वह मुझसे ज़्यादा एक मौलिक आत्मीयता पाने का हकदार है। वैली मास्टर ने सिर हिलाया, ऐसी किस्मत है समर्थ, इसे स्वीकार तो करना ही होगा। और दूसरी तरफ इस दौरान तालाब के अंदर बैठे प्रतिभागियों के साथ तालाब पूरी तरह से जम गया था। दीनानाथ तालाब के पास खड़े हो गए और प्रतिभागियों को देखा। अचानक उन्होंने अपने हाथों को लहराया और एक प्रतिभागी को तालाब से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद प्रतिभागी जमी नहीं थी और जल्द ही उसे होश आ गया। यह क्या हुआ?
दीनानाथ तालाब के पास खड़े हो गए और प्रतिभागियों को देखा। अचानक उन्होंने अपने हाथों को लहराया और एक प्रतिभागी को तालाब से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद प्रतिभागी जमी नहीं थी और जल्द ही उसे होश आ गया। यह क्या हुआ? दीनानाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा दिल धड़कना बंद करने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला, बस इतना ही। प्रतिभागियों ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे बंद कर दिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य जमे हुए प्रतिभागियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। दीनानाथ द्वारा 2 और प्रतिभागियों को बाहर निकालने से पहले 1 और मिनट बीत गया। अब केवल वैभव और एक अन्य प्रतिभागी तालाब के अंदर रह गए थे। 30 सेकंड के बाद उसने दूसरे प्रतिभागी को बाहर निकाला। अब तालाब में केवल वैभव बचा था। दीनानाथ ने वैभव के पिछले दौर के प्रदर्शन के बारे में सोचा। जैसा उसने सोचा था, इस लड़के को भयानक इच्छा शक्ति मिली है। वह निश्चित रूप से एक मौलिक जादूगर बन जाएगा यदि वह 1 या 2 दशक के बाद अपनी लड़ाई की भावना नहीं खोता है। उद्धरण: वैभव की सोच वर्तमान में चरम पर थी। वह अब कुछ भी नहीं सोच सकता था और अभी उसकी एक ही इच्छा थी और वह थी सोना। लेकिन वह जानता है कि अगर वह सो जाता है तो ये खत्म हो जाएगा और इसलिए वह तब भी नहीं सोने की कोशिश करता रहा जब उसके दिमाग की शक्ति लगभग शून्य होने लगी थी। बाहर दीनानाथ के चेहरे पर एक अजीब भाव था। जैसा उसने सोचा, तुम किस तरह के इंसान हो? जल्दी करो ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। उद्धरण: 5 मिनट के बाद प्रतिभागियों में से एक ने अपना हाथ उठाया और दीनानाथ को अपनी ओर देखते हुए बोला, वह मरा नहीं है। वह जमे हुए वैभव की ओर इशारा करते हुए बोला। दीनानाथ ने उपहास किया और कहा, तुम्हारे और उसकी तरह एक साथ कचरा मत डालो। मुझे लगता है कि इस बच्चे के भीतर एक राक्षस छिपा हुआ है। ये केवल समय की बात है जब ये जागता है। उसका शरीर और मस्तिष्क अजीब तालमेल में है। अब वह यहाँ दिनों तक रहने पर भी मरेगा नहीं, लेकिन अब उसे भी इसका कोई फायदा नहीं होगा कि वह पहले से ही इसके अनुकूल हो गया है। मान लीजिए कि तीसरा दौर भी अब खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह: अपनी बात समाप्त करते हुए उसने अपना हाथ लहराया और तालाब से जमे हुए वैभव को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद वैभव जल्द ही अपनी अजीब स्थिति से बाहर निकल गया क्योंकि उसके मस्तिष्क ने अपने सामान्य कार्यों को पुनः प्राप्त कर लिया था। ये देखकर दीनानाथ बोला, अब जबकि तीसरा दौर समाप्त हो गया है, मैं आप सभी को उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां आप रहकर काम करेंगे। ये कहकर दीनानाथ ने हवा से एक रथ निकाला जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सामने बैठने के बाद उन्होंने सभी प्रतिभागियों को देखा और कहा, आप पूरे दिन क्या सपना देख रहे हैं? अगर आप थंडर फायर वैली में प्रवेश करना चाहते हैं तो जल्दी करो। फिर सभी अपने अपने विचार से हट गए और रथ पर चढ़ गए, जिसमें 10 लोगों को पीछे और 2 लोगों को आगे रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। ये देखकर कि हर कोई रथ में चढ़ गया, दीनानाथ ने अपने सामने एक चौकोर स्लेट पर अपना हाथ दबाया जिससे रथ हवा में तैरने लगा और आगे बढ़ गया। चलते हुए वैभव ने पूछा, क्या मौलिक योद्धा उड़ सकते हैं? दीनानाथ ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, एलिमेंटल वॉरियर्स उड़ नहीं सकते। सभी ने मायूस भाव दिखाया लेकिन फिर आ गए। लेकिन हर कोई दीननाथ को कोसना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया क्योंकि वे इस आदमी द्वारा रथ से बाहर नहीं फेंकना चाहते थे। लेकिन एक मौलिक योद्धा के रूप में उड़ने की शक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है क्योंकि आपने मुझे जो चीजें करते हुए देखा है, जैसे आकाश में उड़ना, आपको तालाब से बाहर निकालना आदि, मौलिक ऊर्जा से संबंधित नहीं है, लेकिन मानसिक ऊर्जा नामक एक और शक्ति से संबंधित नहीं है। जब एक मौलिक जादूगर बनना चाहता है तो उन्हें पहले मानसिक क्षेत्र को अनलॉक करना होगा और मानसिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। अगर कोई मौलिक जादूगर के रास्ते पर आगे अभ्यास करना चाहता है तो यह ऊर्जा महत्वपूर्ण है। हर किसी के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर दीननाथ कहना जारी रखता है, एलिमेंटल वॉरियर्स इसी तरह मानसिक क्षेत्र को अनलॉक कर सकते हैं और यह अभ्यास करते समय एक तत्व की आत्मीयता प्राप्त करने से भी आसान है। आपका संकल्प और बस आवश्यकता ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है क्योंकि मानसिक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। दीननाथ ने जो कहा उसे सुनकर सभी ने लालसा प्रकट की और मौलिक योद्धाओं के मार्ग पर कभी हार न मानने की कसम खाए। खैर, समय बताएगा कि उनका संकल्प पर्याप्त है या नहीं।
लगभग 10 मिनट और उड़ान भरने के बाद वे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। इस श्रेणी का प्रत्येक पर्वत बाहरी थंडरफायर पैलेस के आकार के दोगुने से भी अधिक था जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, और इस पर बहुत सारे महल और इमारतें थीं। पूरी पर्वत श्रृंखला। वैभव यह नज़ारा देखकर हैरान रह गया और उसने सोचा, अरे, इस सीमा पर प्रत्येक पर्वत या तो माउंट एवरेस्ट के आकार का है या बड़ा है। उदाहरण, यदि आप कल्पना करना चाहते हैं कि वे कितने बड़े हैं, तो आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर खड़ी 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार के बराबर है, और चौड़ाई और भी अधिक है क्योंकि यह पूरी माउंटेन रेंज है। दीननाथ ने पर्वत श्रृंखला के बाईं ओर के पहाड़ों में से एक पर उतरते हुए कहा, ये पूरी पर्वत श्रृंखला इन थंडर फायर वैली है। इनमें से प्रत्येक पर्वत में अपनी चोटियों को समायोजित करने के बाद उन पर बने महल हैं, इसलिए उन्हें पर्वत कहा जाता है। वैभव समर्थ के बारे में पूछताछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और दीननाथ से संकेत मिलने के बाद बोला, क्या समर्थ यहाँ है? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? वैभव समर्थ के बारे में पूछताछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और दीननाथ से संकेत मिलने के बाद बोला, क्या समर्थ यहाँ है? मैं उससे मिल सकता हूँ। दीननाथ की निगाहें अजीब हो गईं क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, समर्थ यहाँ नहीं है। वह थंडर फायर वैली के कोर पार्ट पर है जो और भी गहरा है। थंडर फायर वैली का हेडक्वार्टर भी वहाँ स्थित है। तुम्हारे दोस्त समर्थ की स्थिति बहुत खास है। तुम और वह अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं। भविष्य में तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब और कल सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वह सभी को महल के अंदर ले गया। ये पैलेस आउटर थंडर फायर वैली पैलेस से भी बड़ा था। बहुत सारे लोग रास्ते और दरवाजों से अंदर और बाहर जा रहे थे। वह रास्ता जो पहाड़ के दूसरी तरफ जाता था, जहां अन्य इमारतें स्थित थीं। दीननाथ ने सभी को एक मार्ग पर ले गया क्योंकि वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे घर बने थे। हर जगह हरियाली के साथ पर्यावरण बहुत अच्छा था और एक छोटी नदी जो नीचे की ओर जाती थी। प्रति व्यक्ति एक घर। अपना घर चुनने के बाद उस टैग पर अपना नाम लिखें। आपके घर के अंदर टेबल पर एक सामान्य ज्ञान की किताब है। सोने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। 1 घंटे बाद खाना आ जाएगा। इस बीच आप अपना नाम बदल सकते हैं। कपड़े पहनो और नदी में अपने कपड़े धोओ। दीनानाथ ने सभी से कहा। सभी ने सिर हिलाया क्योंकि दीननाथ ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहना जारी रखा, कल सुबह 8 बजे मैं चाहता हूं कि हर कोई यहाँ खड़ा रहे। यदि आपका पर्यवेक्षक किसी को अनुपस्थित देखता है तो उस व्यक्ति को सीधे थंडर फायर वैली से बाहर निकाल दिया जाएगा, और आपके कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के अनुसार पहले से ही निर्धारित है तो मैं किसी भी शिकायत की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हाँ, जवाब में सभी चिल्लाए। दीननाथ ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अब अगर आप बेहतर खाना खाना चाहते हैं तो आप या तो राक्षसों का शिकार कर सकते हैं या कैफेटेरिया में जा सकते हैं, जो आपको यहाँ किसी से पूछकर मिल जाएगा। इस पहाड़ से हर पहाड़ जुड़ा हुआ है, ताकि आप इस पहाड़ पर सड़क के माध्यम से दूसरे पहाड़ पर जा सकें। दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए इस पहाड़ से उतरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। मेरी इच्छा है कि आप सभी मौलिक जादूगर बने। ये कहकर वह उड़ गया, लेकिन उड़ने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा जैसे उसे कुछ याद आ गया, और बोलते हुए वैभव की ओर एक लकड़ी की प्लेट फेंक दी। कल काम से वापस आने के बाद इस लकड़ी की थाली को इस पहाड़ी महल में डेस्क पर दिखाना अगर तुम समर्थ से मिलना चाहते हो। उसके बाद दीननाथ उड़ गए। सभी प्रतिभागी फिर तितर बितर हो गए और अपना घर चुनने के लिए चले गए, क्योंकि वहां केवल 8 घर थे और हर एक बिल्कुल एक जैसा दिखता था। वैभव ने 8वें घर में प्रवेश किया जो कि एक नदी के पास भी था, और टैग पर अपना नाम लिखकर अंदर चला गया। घर इतना बड़ा नहीं था। 1 मंजिल, 1 कमरा, एक छोटा हॉल में एक मेज और कमरे में एक अलमारी। कमरे में पलंग पर बैग रखकर उसने टेबल पर रखी किताब उठाए। मौलिक जादूगर के चरण 1 से चरण 5 तक। चरण 1, मौलिक मार्गदर्शक। इस चरण में मौलिक जादूगर केवल मौलिक ऊर्जा को अपने शरीर में मौलिक सागर बनाने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। प्रत्येक तत्व को अपने अद्वितीय मौलिक सागर की आवश्यकता होती है। 2 तत्व एक मौलिक समुद्र में सह अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं। एक के बाद एक सफलतापूर्वक एक मौलिक सागर बनता है। वे दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। चरण 2, मौलिक शिक्षु।
इस चरण में प्रैक्टिशनर्स अपने मौलिक सागर के अंदर ऊर्जा को कुशलता से उधार लेना और नियंत्रित करना सीखते हैं। जब वे अपने संबंधित तत्व जैसे फायर बॉल, अर्थ शॉट्स, वाटर गन इत्यादि की निम्नतम स्तरीय क्षमता को सफलतापूर्वक डाल सकते हैं, वे हैं मौलिक शिक्षु के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए माना जाता है। स्टेज 3 एलिमेंटल जर्नीमैन। इस चरण में जादूगर को अपने मौलिक ऊर्जा के भंडार को बढ़ाने के लिए अपने मौलिक सागर का विस्तार करना पड़ता है, और आमतौर पर ऐसा करने में लंबा समय लगता है। यदि वे उच्च कास्ट कर सकते हैं तो उन्हें एलिमेंटल जर्नीमैन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए माना जा सकता है। लेवल एबिलिटीज जिन्हें जटिल नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे फायर रेन, वाटर कैनन, थंडरबोल्ट, अर्थ वॉल आदि। चरण 4 मौलिक मास्टर। इस चरण में जादूगर को जटिल और उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे फायर विंग्स, हीलिंग रेन, वाटर मिराज, अर्थ भूलभुलैया के रूप में एलिमेंटल सी में मौलिक ऊर्जा के एक बड़े भंडार पर अपना नियंत्रण बढ़ाना पड़ता है। संक्षेप में, जब वे अपनी मौलिक ऊर्जाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं तो उन्हें मौलिक गुरु माना जाता है। एक और उदाहरण होगा, एक चोटी का यात्री तेजी से 5 आग के गोले फेंक सकता है और हमला कर सकता है, लेकिन एक मौलिक गुरु 15 आग के गोले को फेंक सकता है और हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ कठिन हिस्सा आता है। स्टेज 5 चरण 5 मौलिक जादूगर। इस स्तर तक पहुँचने के लिए एलिमेंटल मास्टर्स को मानसिक ऊर्जा का उत्पादन करने वाले मानसिक क्षेत्र को अनलॉक करने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें इस मानसिक ऊर्जा का उपयोग अपने मौलिक सागर के अंदर मौलिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए करना होगा, जो उनके शरीर के अंदर संबंधित ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। उदाहरण के लिए, एक मौलिक गुरु और एक मौलिक जादूगर एक तालाब में आग का गोला डालने के लिए समान मात्रा में अग्नि ऊर्जा का उपभोग करते हैं और तालाब पर उनका प्रभाव काफ़ी अलग होगा। एलिमेंटल मास्टर्स फायर कुछ पानी को वाष्पित कर देगा और कुछ समय के लिए तेज आवाज करेगा, लेकिन एलिमेंटल मैज का फायर बॉल पूरे तालाब को वाष्पित कर सकता है। एलिमेंटल मैज एलिमेंटल आर्ट्स का उपयोग शुरू कर सकते हैं जिन्हें परिष्कृत ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कह सकते हैं कि द एलिमेंटल मास्टर की फायर एनर्जी लेवल 1 है और एलिमेंटल मैज की फायर एनर्जी लेवल 2 है, एक पेपर है जबकि दूसरा मेटल है। आप कह सकते हैं कि द एलिमेंटल मास्टर की फायर एनर्जी लेवल 1 है और एलिमेंटल मैज की फायर एनर्जी लेवल 2 है, एक पेपर है जबकि दूसरा मेटल है। वैभव फिर अगले पृष्ठ की ओर मुड़ता है, जिसमें मौलिक योद्धाओं के बारे में जानकारी थी। मौलिक योद्धाओं के चरण 1 से चरण 8 तक। मौलिक योद्धा चरण 1। जब कोई अपने शरीर के साथ एलिमेंटल अप्रेंटिस की क्षमता शक्ति का विरोध कर सकता है और 2 हमलों के बाद मर नहीं सकता है तो उसे एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 1 पर माना जाता है। मौलिक योद्धा चरण 2। जब कोई अपने शरीर के साथ मौलिक शिक्षु की क्षमता शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है और मौलिक शिक्षु को वापस मार सकता है तो उसे मौलिक योद्धा चरण 2 पर माना जाता है। मौलिक योद्धा चरण 3। जब कोई अपने शरीर के साथ एलिमेंटल जर्नीमैन की क्षमता शक्ति का विरोध कर सकता है और 2 हमलों के बाद मर नहीं सकता है तो उसे एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 3 पर माना जाता है। मौलिक योद्धा चरण 4। जब कोई अपने शरीर के साथ एलिमेंटल जर्नीमैन की क्षमता शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है और एलिमेंटल जर्नीमैन को एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 4 पर माना जाता है। सूची इस तरह से चलती है जब तक कि यह एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 8 पर नहीं रुकती। मौलिक योद्धा चरण 8। एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 8 तक पहुंचने के लिए किसी को मानसिक क्षेत्र को अनलॉक करने और मानसिक ऊर्जा का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इस मानसिक ऊर्जा का उपयोग अपने शक्तिशाली परिष्कृत निकायों के साथ संयोजन में करके वे एलिमेंटल मैच के खिलाफ वापस लड़ सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में इन थंडर फायर वैली के नियमों और विनियमों के संबंध में कुछ अन्य जानकारी थी। सब कुछ पढ़ने के बाद वैभव ये सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया, तो तात्विक योद्धाओं को भी मानसिक क्षेत्र को अनलॉक करने की आवश्यकता है यदि वे अपना रास्ते जारी रखना चाहते हैं। जल्द ही वह चीज़ों के बारे में सोचते हुए सो गया, कपड़े धोना और चीज़ों को व्यवस्थित करना पूरी तरह से भूल गया। प्रतिभागियों ने आज जितने भी परीक्षण किए, उनके लिए यह उचित है कि वे शाम के 4 बजे तक भी सो के नहीं जाएंगे। न जाने कितनी देर बाद वैभव ने अपनी आंखें खोलीं। अरे, मैं गलती से सो गया।
वैभव अपने कमरे से बाहर निकला और हॉल में लगी घड़ी की तरफ देखा। राहत की सांस लेते हुए वैभव ने सोचा, तो अभी 3 बजे हैं, अब जब मैं उठा, व्यायाम करने और चीजों को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। उद्धरण। सुबह 6 बजे वैभव ने व्यायाम करना समाप्त किया। सुबह 7 बजे वैभव ने चीजों की व्यवस्था की, अपने कपड़े धोए और स्नान किया। और पौने 8 बजे वह पहले से ही बाहर खड़ा था, पर्यवेक्षक के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक एक करके अन्य लोग अपने घर से बाहर निकले और सुबह 8 बजे से पहले सभी लोग बाहर खड़े थे। जल्द ही वैभव 2 लोगों को अपनी दिशा में आते देखा। दोनों अपने 40वें वर्ष में थे, लेकिन उनके चारों ओर यह शक्तिशाली आभा थी और वे मजबूत दिख रहे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने वैभव और अन्य को ध्यान से देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम बच्चे यहाँ रहो, दूसरे मेरे पीछे आओ। वैभव और उसके 40वें वर्ष के एक अन्य व्यक्ति को छोड़कर हर कोई चला गया। वह वैभव पर मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम केदारनाथ है, आप मुझे अंकल केदार कह सकते हैं। आप उनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कार्यस्थल उनसे अलग है। मेरे पीछे आओ, आपको जगह दिखाएंगे। वे दोनों फिर चलने लगे। वैभव उस आदमी का पीछे पीछे चलता रहा क्योंकि उसे यहाँ कोई रास्ता नहीं पता था। वे काफी लंबी दूरी तक चले, कई रास्ते बदलने, और यहाँ तक कि एक बिंदु पर पहाड़ से नीचे उतरे। अंत में एक उदास जगह पर पहुंचने से पहले, उदास क्योंकि आसमान में काले बादल थे। यहाँ पहुंचने के बाद वे एक गुफा के दरवाजे में प्रवेश कर गए, जो एक और पहाड़ की ओर जाता था। कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में चलने के बाद वैभव को कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। तारांकन क्लंगक, तारांकन क्लंगक, तारांकन क्लंगक। चमकदार क्रिस्टल वाला एक क्षेत्र दिखाई दिया जिसने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया, जहां लोग काले रंग के क्रिस्टल का खनन कर रहे थे। यहां पहुंचकर केदारनाथ ने वैभव से कहा, इन काले क्रिस्टल का बहुत ही रहस्यमय उपयोग है। अगर लोग लंबे समय तक उनके पास रहेंगे तो उनकी मांसपेशियां और अंग धीरे धीरे मजबूत होंगे। उनका एक और उपयोग यह है कि इन क्रिस्टल का उपयोग बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उपकरणों का स्थायित्व। फिर उसने एक पिकैक्स उठाया जिस पर एक काला क्रिस्टल लगा हुआ था। ये पिकैक्स तब अधिक प्रभावी होता है जब यहाँ क्रिस्टल की खदान में इस्तेमाल किया जाता है। ये कहते हुए उन्होंने पिकैक्स को वैभव को सौंप दिया और कहा, जाओ और खनन शुरू करो। तुम्हारे पास रोजाना 7 घंटे के लिए, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक, बाद में आप मौलिक योद्धाओं के प्रशिक्षण क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं। वैभव ने सिर हिलाया और अपेक्षाकृत दूर के स्थान पर खनन करना शुरू किया जहां ब्लैक क्रिस्टल्स की संख्या अधिक थी। ये देखकर केदारनाथ ने सिर हिलाया और वापस चली गई। वैभव 7 घंटे काम करने के बाद अपने घर लौट आया और एक अच्छा स्नान करने के बाद वह सीधे पहाड़ के महल में मुख्य डेस्क पर लकड़ी की प्लेट के साथ चला गया जो उसे दीनानाथ द्वारा दी गई थी। मेज पर पहुंचकर, जहां 40 साल की एक महिला बैठी थी, उसे लकड़ी की प्लेट सौंप दी। लकड़ी की प्लेट को देखते हुए और फिर वैभव की ओर देखते हुए उसने एक कागज निकाला जिस पर पैटर्न लिखा हुआ था और 1 सेकंड के बाद वह जलने लगा और राख में बदल गया। कुछ मिनट रुको, दीनानाथ जल्द ही यहाँ आ जाएगा, महिला ने वैभव से कहा। वैभव ने बस सिर हिलाया और दीनानाथ के इंतजार में एक तरफ खड़ा हो गया। 10 मिनट के बाद दीनानाथ को माउंटेन पैलेस के प्रवेश द्वार से ऐश की ओर चलते हुए देखा जा सकता था। दीनानाथ को ऐसा लग रहा था कि वह अभी चल ही रहा है, लेकिन उसका हर कदम 2 मीटर से अधिक दूरी को पार कर गया और वह कुछ ही सेकंड में वैभव के सामने आ गया। दीनानाथ को ऐसा लग रहा था कि वह अभी चल ही रहा है, लेकिन उसका हर कदम 2 मीटर से अधिक दूरी को पार कर गया और वह कुछ ही सेकंड में वैभव के सामने आ गया। वैभव, चलो मिलते हैं, आपके दोस्त समर्थ से मिलते हैं। दीनानाथ ये कहते हुए उसने सीधे वैभव के कंधे को पकड़ लिया और तेज गति से दोनों महल के बाहर उड़ गए। दोनों ने घाटी में गहराई से उड़ान भरी और उस क्षेत्र में पहुंचे जहां बहुत सारे थंडर क्लाउड और ज्वालामुखी थे जिनमें लावा स्वतंत्र रूप से बह रहा था। वैभव की हैरानी चेहरा को देखते हुए दीनानाथ ने कहा, ये ज्वालामुखी और बादल प्राकृतिक रूप से नहीं बने हैं बल्कि एलिमेंटल आर्कमेज द्वारा बनाए गए हैं। वैभव के हाव भाव और भी हैरान करने वाले हो गए क्योंकि बिना किसी आधार के उनके मुंह से अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़े, मैं भविष्य में इस तरह की चीजें जरूर कर पाऊंगा, बस समय की बात है।
ये सुनकर दीनानाथ हंस पड़े और बोले, पता नहीं तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे है। वैभव का चेहरा शर्मसार हो गया, उसे अपने विचारों को इस तरह जोर से बोलना नहीं चाहिए था। जल्द ही उन्होंने गड़गड़ाहट वाले बादलों और ज्वालामुखी क्षेत्र को पार किया और एक पूरी तरह से अलग जगह पर पहुंचे। सामने का नज़ारा देखकर वैभव की दुनिया का नज़ारा पूरी तरह से बिखर गया। एक विशाल माउंटेन पैलेस को हवा में निलंबित कर दिया गया था। यह इतना बड़ा था कि वैभव वास्तव में ऊंचाई को नहीं देख सकता था क्योंकि बादल घना और घूम रहे थे। ये थंडर फायर वैली का मुख्यालय है और एक ऐसी जगह भी है जहां हमारे गुट के मुख्य सदस्य रहते हैं। यहाँ थोड़ा रुकते हुए दीनानाथ ने कहा, तुम्हारा दोस्त समर्थ अब से यहाँ रहने वाला है। उसकी स्थिति और भी ऊंची है। तुमसे अब क्या वास्तव में? वैभव ने कहा दीननाथ से। दीननाथ ने वैभव के चेहरे की ओर देखा जो केवल उसके दोस्त के लिए एक सच्ची खुशी दिखा रहा था और आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसने आह भरी, दोस्तों की यह जोड़ी। आह, दुर्भाग्य से भाग्य ने उनके लिए कुछ अलग रखा है। वास्तव में भाग्य ने उनके लिए बहुत कुछ अलग रखा है। हाँ, उसका हैसियत ज्यादातर कोर सदस्यों से ऊंचा है। अब चलते हैं, वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों ऊपर की ओर उड़े और ह्यूमोगस फ्लोटिंग माउंटेन में प्रवेश कर गए, जिसमें एक नहीं बल्कि 3 बड़े महल और अन्य बड़ी इमारतें थीं। अजूबे तरह से तैरते हुए वे सीधे मध्य महल की ओर चले गए जो कि सबसे बड़ा भी था। जैसे ही वह 40 के दशक में एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचे और फटकारते हुए स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो दीनानाथ? आज के समारोह के लिए हमें अभी भी बहुत काम करना है। 1 घंटे में कई बड़ी हस्तियां आने लगेंगी। थोड़ा रुककर उसने वैभव की ओर देखा और पूछा, ये बच्चा कौन है? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर ओनुक, मैं वैली मास्टर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, आप हमें क्षमा करें। दीनानाथ ने कहा, और हमारे साथ बात करने में समय बर्बाद करने के बजाय आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। आज के समारोह के लिए काम करना है। ये कहकर वह एल्डर ओनुक के पास से गुजरा और महल में गहरे जाने वाले रास्ते में से एक में चला गया। उनकी घटती हुई आकृतियों को देखकर एल्डर ओनुक ने जोर से ठहाका लगाया और अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अपने बेइज्जती का बदला अवश्य लूंगा, बस तुम रुको। इस दौरान वैभव और दीननाथ एक बहुत बड़े फाटक के सामने पहुंचे। गेट के सामने रुककर दीननाथ ने वैभव से कहा, तुम्हारा दोस्त अंदर है और तुम्हारे पास बात करने के लिए केवल 1 घंटा है। उसके बाद वह वापस उसी रास्ते पर चला गया जहां से वे आए थे। वैभव गेट के सामने खड़ा हो गया और इससे पहले कि वह गेट को धक्का देकर गेट के अंदर जाता, गेट अपने आप खुल गया। ये देखकर वह अंदर चला गया। बहुत सारी सजावटी चीज़ों के साथ कमरा बहुत ही आलीशान था, लेकिन सबसे आकर्षक बात यह थी कि एक लड़का अपने चेहरे पर घबराहट के साथ इधर उधर घूम रहा था। उसने सबसे शानदार कपड़े पहने थे जो वैभव ने पहले कभी नहीं देखे थे। अरे भाई, बढ़िया गेट अप! आप हा, शाही राजकुमार की तरह लग रहे हैं। वैभव समर्थ को देखकर हंसा जो वैभव की ओर दौड़ रहा था। यो भाई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं थंडर फायर वैली का पवित्र पुत्र बन गया हूँ। समर्थ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितनी मस्त बात है यार। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करना है और एक आत्मीयता जगानी है, अन्यथा मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। वैसे आपकी आत्मीयता क्या है? मैं इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वैभव ने समर्थ से पूछा। यह अंतरिक्ष तत्व है, जाहिर तौर पर यह एक बहुत ही दुर्लभ आत्मीयता है। समर्थ ने फिर नीचे देखा और कहा, वैभव, मैंने मास्टर से मुझे आपके लिए एक एफिनिटी पिल देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि स्रोत अभी कमज़ोर हैं और उन्हें ठीक होने में 500 साल लगेंगे, इससे पहले कि वे अधिक एफिनिटी पिल बनाने के लिए उपयोग कर सकें। हालांकि 300 साल बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें फिर से गोलियां बनाने के लिए 200 साल और चाहिए। मुझे क्षमा करें भाई। वैभव ने अपना हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या कह रहे हो भाई? मुझे आत्मीयता की गोली या कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने प्रशिक्षण और साधना पर ध्यान केंद्रित करो और मुझे नीचा इस तरह मत देखो, क्योंकि अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तो मैं जल्द ही तुम्हारे बराबर को हो जाऊंगा और तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा।
बाद में दोनों ने एक दूसरे से 1 घंटे तक बात की, इससे पहले कि दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ एक तेज आवाज अंदर आई। पवित्र पुत्र समर्थ, ये वैली मास्टर और उनके कुछ सम्मानित मित्रों से मिलने का समय है। वैभव ने दरवाजे की ओर देखा और एक परिचित व्यक्ति एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अंदर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर ओनुक थे। पवित्र पुत्र समर्थ, ये वैली मास्टर और उनके कुछ सम्मानित मित्रों से मिलने का समय है। वैभव ने दरवाजे की ओर देखा और एक परिचित व्यक्ति एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अंदर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर दिनेश थे। कृपया समर्थ, वैली मास्टर ने मुझे जल्द से जल्द आपको वहां भेजने के लिए कहा। ये सबसे अच्छा है कि आप अभी पैलेस हॉल में जाएं। समर्थ ने सिर हिलाया और वैभव से कहा, मैं अभी जाता हूं। इस बीच आप महल में चारों ओर देख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। समर्थ फिर चला गया और इस बड़े कमरे में केवल वैभव और एल्डर दिनेश ही बचे थे। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा और वैभव की ओर देखा और उपहास करते हुए बोला, तो आप समर्थ के मित्र हैं? कुछ खास नहीं, मौलिक आभा का एक औंस भी नहीं, यहाँ तक कि एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 1 पर भी आप नहीं है। वैभव ने कुछ नहीं कहा और उदासीन भाव से चुप रहा। फिर दिनेश ने कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही अपने और समर्थ के बीच स्थिति और क्षमता में अंतर जानते हैं। इसके अलावा वैली मास्टर उसे अगला वैली मास्टर बनाने की योजना बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अभी से उससे न मिलें और उसका कीमती समय बर्बाद न करें। समर्थ को प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि कई अन्य गुटों के जादूगर पहले से ही एलिमेंटल मैच स्टेज पर हैं। यदि आपको अब तक नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं, आप जादूगर की सफलता के पथ में एक कचरा हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वैली मास्टर से अनुरोध किया कि आपको यहाँ रहने के लिए दे। क्या आपको लगता है कि आप जैसा कचरा यहाँ रह सकता है? वैभव अभी भी चुप था, उसके चेहरे पर उदासीनता थी, इसलिए दिनेश अपनी अभिव्यक्ति से वह नहीं पढ़ सका जो वह सोच रहा था। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज के बाद वैली मास्टर चाहता है कि आप समर्थ के जीवन से गायब हो जाएं। सबसे पहले हमने आपको सीधे थंडर फायर वैली से बाहर भेजने और स्काई लार्क पैविलियन में व्यवस्थित करने का फैसला किया है। लेकिन दीनानाथ ने आपकी ओर से बात की और कहा कि आप इन थंडर फायर वैली में रहना जारी रख सकते हैं, जबकि हम समर्थ से कहते हैं कि आपने थंडर फायर वैली को छोड़ दिया है ताकि आप थंडर या फायर एलिमेंट के लिए आत्मीयता जगाने की उम्मीद करते हुए यहाँ चुपचाप प्रशिक्षण ले सकें। अब जाओ, दीनानाथ बाहर इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद दिनेश सीधे कमरे से निकल गए। वैभव कुछ मिनटों के लिए वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है समर्थ की जिंदगी अब सेट हो गई है, मुझे भी जल्दी करनी है। उद्धरण। बाद में वह कमरे से निकल गया और उस प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां दीनानाथ इंतजार कर रहा था। वैभव की ओर देखते हुए दीनानाथ ने आह भरी और कहा, मैंने कोशिश की लेकिन माइक अब थंडर फायर वैली के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए वैली मास्टर उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वैभव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ समर्थ के लिए खुश हूं कि उसका जीवन अब सेट हो गया है। ओह, और क्या उसने अनाथालय के बारे में कुछ कहा? दीनानाथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्होंने कल अनाथालय में पैसे और अन्य संसाधन भेजने का भी अनुरोध किया था, जिसे हमने आज सुबह उन्हें भेज दिया। अच्छा, वैभव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो चलो चलते हैं, मुझे अभी भी ट्रेनिंग जोन में जाना है। दीनानाथ ने उसका कंधा पकड़ा और दोनों उड़ते हुए चले गए। उसने वैभव से पूछा, क्या आपको अनुचित नहीं लगता? आप अपने जीवन काल में कभी भी उसका बराबर नहीं कर पाएंगे। वैभव हंसा और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह अनुचित है, क्योंकि मेरे अंदर बस यही भावना, विश्वास और आत्मविश्वास है जो मुझे बता रहा है कि मैं बहुत मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा हूं। दीनानाथ ने वैभव को अजीब तरह से देखा, इससे पहले कि उनके दिमाग में एक शब्द आया, भ्रम। शायद वह अपने दोस्त की स्थिति के बारे में सुनकर भ्रमित हो गया है। उद्धरण। मैं आपको माउंटेन पैलेस के पास प्रशिक्षण क्षेत्र में छोड़ दूंगा, जिसमें आप वर्तमान में रह रहे हैं। गुड लक वैभव, मुझे आशा है कि आप जल्द ही एक मौलिक जादूगर बन जाएंगे। इस बीच कई शक्तिशाली जादूगर वर्तमान में थंडर फायर वैली के हेडक्वार्टर की ओर यात्रा कर रहे थे।
कुछ प्राणी राजसी दिखने वाले रथों पर पहुंचे, कुछ शक्तिशाली जानवरों जैसे हेल्फायर स्वान, आइस फीनिक्स आदि पर पहुंचे। बिग प्लेटफॉर्म वैली पर थंडर फायर वैली के मास्टर समर्थ के साथ खड़े थे। जब वे बोल रहे थे, सभी का स्वागत है, आज मैं घोषणा करता हूं कि समर्थ ह्यूबर्ट थंडर फायर वैली का पवित्र पुत्र और मेरा पहला शिष्य बन जाएगा। स्काईलार्क पवेलियन के मंडप पर मास्टर ने कहा, पुराना दोस्त, क्या ये छोटा आदमी वह हो सकता है जिसने अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ आत्मीयता को जगाया? ये सुनकर विभिन्न गुटों के अन्य मेहमान चौंक गए और बड़बड़ाने लगे। वैली मास्टर की मुस्कान गुलाब के खिलने की तरह थी जैसे उन्होंने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में अंतरिक्ष एलिमेंट के वाहक नहीं तो इस बूढ़े का शिष्य बनने के योग्य और कौन है? हा 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 हा। कई लोगों ने मन ही मन शाप दिया, ये पुराना कोहरा हमेशा की तरह बेशर्म है। लेकिन यहाँ के लोगों को यह नहीं पता था कि एक जोड़ी आंखें उन्हें ऐसे देख रही हैं जैसे कि वे चींटियां हों और यह जोड़ी निगाहें इस समय समर्थ पर टिकी हुई थीं। एक अज्ञात जगह में एक महल आकाश में तैर रहा था, यहाँ तक कि कोर थंडर फायर वैली से भी बड़ा। महल में 60 के दशक में एक बूढ़ा आदमी एक ऐसे युवक के साथ बोर्ड का खेल खेल रहा था जो हवा को बाहर कर रहा था। बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर देखा क्योंकि उसकी नज़र नीचे की ओर गई, जिससे उसे ये देखने मिली कि ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ एक बालक सोर का गैलेक्सी में पैदा हुआ था। क्या आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं उसका? उद्धरण चिन्ह। आदमी ने खिड़की के बाहर देखा क्योंकि उसकी नज़र नीचे की ओर गई, जिससे उसे ये देखने मिली कि ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ एक बालक सोर का गैलेक्सी में पैदा हुआ था। क्या आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं उसका? उद्धरण चिन्ह। युवक ने भी बाहर देखा और बूढ़े आदमी की निगाहें जिधर देख रही थी, युवक भी उधर देखा, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाते हुए एक शब्द कहा, कचरा। बाद में उसने बूढ़े आदमी को देखा और बोला, गुरु, निम्न श्रेणी के क्षेत्रों पर ध्यान न दें, उनके पास अभी तक पूर्ण नियम भी नहीं बने हैं। वहाँ के किसी भी जादूगर ने किसी एलिमेंट के इरादे को नहीं समझा है, और वहाँ बहुत सारे एलिमेंट गायब हैं। इसके अलावा हम अंतरिक्ष तत्वों और यहाँ तक कि समय तत्वों के उपयोगकर्ताओं से कम नहीं हैं। यदि कोई उनके पास मौजूद एलिमेंट के इरादे को नहीं समझ सकता है, तो वे कचरे से अलग नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े ने सिर हिलाया, जैसा उसने सोचा, वास्तव में, लेकिन कभी कभी प्रतिभाएं इन निम्न स्तर के स्थानों में पैदा होती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपके अपने पिता हैं। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इसे जोर से नहीं कहा क्योंकि वह बोर्ड गेम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस चला गया। वैभव और दीनानाथ दोनों ही प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। इस क्षेत्र में बहुत सारे कक्ष थे और प्रत्येक कक्ष पर एक चिन्ह, आग का चिन्ह और थंडर का चिन्ह था। आप या तो फायर चैम्बर या थंडर चैम्बर में प्रशिक्षण ले सकते हैं, या दोनों में, यह आप पर निर्भर है। आप जब तक चाहें प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा मत करो। ऐसा न हो कि आप मर जाएं, क्योंकि ये कक्ष दूसरे दौर के समान नहीं है। परीक्षा में यहाँ आपको चोट लगेगी, खून बहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पहले स्तर 1 की तीव्रता से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता जाता है, दीनानाथ ने कहा। वैभव ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव दिखाई दिया, ये देखकर कि उसने सिर हिलाया। याद रखें, अपने दोस्त के लिए, आप वर्तमान में थंडर फायर वैली में नहीं हैं। बस चुपचाप ट्रेन करें, मैं आपसे मिलने के लिए 1 या 2 साल बाद फिर से आ सकता हूँ। वैभव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बस समर्थ से कहना कि मैं बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाऊंगा, इसलिए उसे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीनानाथ ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और उड़ गया। वैभव फिर एक खाली फायर चैम्बर के सामने पहुंचा और अंदर घुस गया। चैम्बर वैभव के घर के आकार का लगभग आधा था। दाहिनी ओर की दीवार पर ऊपर की ओर स्विच की तरह 10 हैंडल थे। प्रत्येक हैंडल पर 1 से 10 तक की संख्या थी। फिर वैभव ने उस हैंडल को नीचे खींच लिया जिस पर 1 लिखा हुआ था और परिवर्तन कक्ष के बीच में दिखाई देने लगे। बीच बीच में आग की लपटें उठने लगीं और चैम्बर का तापमान बहुत गर्म होने लगा। वैभव चलना शुरू कर दिया और बीच में खड़ा हो गया जहां आग की लपटें उठ रही थीं, और जैसे ही वैभव वहां खड़ा हुआ, आग की लपटों ने उसकी त्वचा को जलाना शुरू कर दिया, जो कि परीक्षा के दूसरे दौर में हुआ था, जहां लावा पूल ने केवल दर्द दिया लेकिन कोई चोट नहीं आई। लेकिन यह अलग था।
आग की लपटों ने वैभव को स्पष्ट नुकसान और दर्द दिया, लेकिन दर्द की तीव्रता लावा पूल से कम थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस स्तर को छोड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने शरीर को यहाँ प्रशिक्षित करना है। जब तक कि ये आग बंद नहीं हो जाती तब तक अधिक समय तक उसे चोट पहुँचाते रहेंगे। 30 मिनट के बाद लौ अपने आप बंद हो गई और जहाँ वह खड़े थे वहाँ एक बाथटब दिखाई दिया। बाथटब हल्के पीले पानी से भरा हुआ था। अब ये क्या हो सकता है? इस पानी के बारे में सोचते हुए वैभव बाथटब के अंदर बैठ गया, क्योंकि उसके कपड़े पहले ही जल चुके थे, क्योंकि वह पहले उन्हें उतारना भूल गया था। जैसे ही उन्होंने बाथटब में प्रवेश किया, एक तेज आवाज़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि उनकी त्वचा हल्के पीले पानी के संपर्क में आई थी। अरे, ऐसा लगता है कि मेरी त्वचा के अंदर अनगिनत चींटियां रेंग रही हैं। लेकिन इस पानी में वास्तव में चोटों को ठीक करने का गुण है। वैभव चौंक गया। वह अपनी आंखों से देख सकता था, क्योंकि इस पानी के प्रभाव में एक नई त्वचा के अस्तित्व में आने से पहले उसकी जली हुई त्वचा को छील दिया गया था। एक मुस्कुराहट के साथ वैभव ने सोचा, अब मुझे बस इतना करना है कि मैं अपना समय यहाँ प्रशिक्षण और काम करने में बिताऊं। उद्धरण 10 मिनट नहाने के बाद जब वह उठा तो उसके सारे घाव ठीक हो गए और उसने बाईं दीवार के डिब्बे में दिखाई देने वाले कपड़े पहन लिए। अच्छा, हा, वैभव ने हंसा और फिर बोला, अब थंडर चैम्बर की जांच करने का समय आ गया है। उद्धरण इसी तरह 1 साल बीत गया, क्योंकि वैभव ने काम करना और प्रशिक्षण जारी रखा था। आज हमेशा की तरह वैभव सुबह जल्दी उठा, व्यायाम किया, स्नान किया और काम पर चला गया। खदान के अंदर पहुंचने के बाद वह पहले दिन की तरह ही भावना से काम करने लगा, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद उसे चक्कर आने लगे। लेकिन उसने काम करना जारी रखा। 1 घंटे के बाद तेज सिर दर्द शुरू हो गया और वह बेहोश हो गया। आसपास के कार्यकर्ता, जो मौलिक योद्धा भी थे, उसने ये देखा। उनमें से एक वैभव की ओर आया, उसकी नब्ज चेक की और अन्य लोगों से कहा, जो अब वैभव के आसपास इकट्ठे हुए थे, लड़का अभी भी जीवित है, ऐसा लगता है कि वह अभी बेहोश हो गया है। एक और योद्धा ने कहा, पिछले 1 साल से ये छोटा भाई हमसे अधिक गति से प्रशिक्षण कर रहा है, जबकि हर बार जब वह यहाँ आता है तो उसी भावना का प्रदर्शन करता है। मुझे आश्चर्य है कि आज उसे क्या हुआ। एक और योद्धा, जो गंजा था और एक बड़े फ्रेम का शरीर था, बोला, हाँ, इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण कक्षों में बिताता है। वह केवल सोने और खाने के लिए वापस जाता है। 1 महीने पहले मैंने उसे जंगल में ग्रेड 1 राक्षस का शिकार करते हुए भी देखा था, नंगे हाथों से, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही स्टेज 2 एलिमेंटल वॉरियर है।